वैसे तो राहुल राहुल अरोड़ा जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन सेक्टर और स्टॉक्स सेक्टर की समझ और स्टॉक्स की पिक के लिए, लेकिन बाजार पे उनके डायरेक्शन और निफ्टी के सेंसेक्स के उनके लेवल्स भी बड़े कमाल के होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज एक बार शुरुआत वहीं से की जाए। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं, आमतौर पर मुझे ऐसा बताया कि दिवाली न्यू ईयर के आसपास के जो भी ऐसे बड़े बड़े दिन आते हैं ना, उसके उसके लेवल आप देना पसंद करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वहां जा सकता है ना? मुझे याद है 2020 में जब आए थे टुवर्ड्स द एंड बड़े टारगेट्स निफ्टी पर दिए एग्जैक्टली। थे और वो 6 महीने में आगे भी गए थे सारे। एब्सोल्युटली। सो अभी कोई एक टाइमलाइन और उस टाइमलाइन के हिसाब से आपके बाजार के कोई टारगेट्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। सबसे पहले अनिल जी क्षमा चाहूंगा, पिछली बार का इंटरव्यू हो नहीं पाया था, तो नहीं, आई कोई वांटेड बात टू ऑन रिकॉर्ड अपोलोजाइज फॉर नहीं। अरे नहीं, प्लीज जी। दैट। बट अनिल जी, आई थिंक देखिए, ये बात तो साफ हो चुकी है कि यूएस फेड अब रुकने के मूड में नहीं है। जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आया है और जिस जिस तरह से टर्मिनल रेट की बात हो रही है, और आई थिंक अगले हफ्ते आरबीआई का भी एक व्यू है कि 35 से 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक होगा। आई थिंक अनिल जी, इशू ये होने वाला है कि जो अगला कैलेंडर ईयर है 2023 का, इट्स गोइंग टू बी अबाउट ग्लोबल स्लो डाउन। एंड हालांकि इंडिया विल आउट परफॉर्म द एवरेज जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक अगर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% भी हो जाएगी तो हमारी कम से कम 5 से 6% तो रहेगी। लेकिन हमें भी एक स्लो डाउन के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने कमाल के नहीं होंगे अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, और हमें कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स पे ज्यादा जोर डालना पड़ेगा टू कीप द जीडीपी गोइंग। तो मुझे लगता है कि यहाँ से पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं अभी मेंटेन करता हूं कि निफ्टी को ये साल नया हाई बनाने के लिए कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए होंगे, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यहाँ से इतना मटेरियल डाउनसाइड नहीं आएगा, क्योंकि आज का मार्केट ही एक उदाहरण अपने आप में है अनिल जी। क्योंकि जिस तरह की नेगेटिव कमेंट्री फेड से आई है, ऑन अ नॉर्मल डे दिस निफ्टी वुड हैव बीन डाउन 250-300 पॉइंट्स, बट सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनिल जी, जो पिछले 5 साल से आज तक चेंज हुआ है, और वो है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की जो साइज है। आपको याद होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन से पहले पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज ही 4-5 लाख करोड़ होती थी, आज 40 लाख करोड़ है। तो एक ये होता है अनिल जी के फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर जो होता है। तो आपको याद होगा 3-4 महीने पहले भी जब निफ्टी 18 से 15 गिरा था, जिस फेरोसिटी के साथ बाउंस बैक होके वापस 18,000 तक चला गया था। तो आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ मनी वेटिंग ऑन द साइडलाइंस टू बाय एनी डिप। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट विल नॉट फॉल ऑफ अ क्लिफ। तो मुझे लगता है कि नीचे 16, 16.5 का एक कुशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ 18.5, 18-16 जो 18,600 जो कि हाई है, मुझे लगता है कि साल का टॉप वहां पे होगा। तो 2,000 पॉइंट के रेंज में होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको भरपूर मिलेंगी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी यहाँ से नहीं है और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है ग्लोबल मार्केट्स के दम पर, लेकिन वहाँ पर आपके लिए मौके खरीदारी के बनेंगे। ये बाजार के डायरेक्शन में अपसाइड थोड़ी लिमिटेड है, और ऐसे में आपके लिए मौके जो बनेंगे उसी पर फोकस कर देते हैं। तो फिर अगर जो भी करेक्शन मिले वहाँ पर फोकस कहाँ करना है, क्या कुछ खरीदना है? तो अनिल जी, जैसे मैं बता रहा था कि एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स से मैं दूर रहूंगा, और ऑब्वियसली इंडिया इज एन इम्पोर्टर, तो एक क्रूड का वेरिएबल रहता है। तो अगर हम जीडीपी की फॉर्मूला को देखें, विच इज C+I+G+X-M, मैं एक्स और एम से दूर रहूंगा और सी, आई और जी पे फोकस करूंगा। तो एक तरफ से अनिल जी कुछ 18-19 महीने रह गए हैं जनरल इलेक्शन तक। आई थिंक यहां से आप देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डील भी हुई है सीमेंट सेक्टर में रिसेंटली। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर में एक ऐसा प्लेस है मार्केट में जहां से वैल्यूएशंस यहाँ से भी री रेट हो सकते हैं। तो चाहे आप लार्ज कैप्स में अल्ट्राटेक देख लें, या अंबुजा सीमेंट्स देख लें, या मिड कैप या स्मॉल कैप में जेके लक्ष्मी, सागर सीमेंट, बिरला कॉप, ये कुछ नाम है, 5-6 नाम जो जहन में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सेक्टर अगले 15 से 18 महीने में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स काफी अनाउंस होंगे, और बाय डिफॉल्ट आई थिंक सीमेंट इंडस्ट्री की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5 to 7% हो सकती है। कॉस्ट अगर नीचे आ गए, प्राइसिंग ऊपर चली गई, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी पूरा आ जाता है। तो आई थिंक एक वो सेक्टर है जहां पे मेरा झुकाव है। दूसरा है अनिल जी, क्योंकि पूरे भारत में इस वक्त मॉनसून इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं
जहां पे डेफिसिट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट आ सकता है कंजम्पशन के लिए। तो कुछ कंज्यूमर स्टेपल नाम हैं जिन्होंने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 2-3 साल में, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो या ब्रिटानिया हो या टाटा कंज्यूमर हो। आई थिंक इन स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि काफी हद तक एक झुकाव हो सकता है। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी एक और पीस है अनिल जी, और चौथा है केमिकल्स। आई थिंक ये 4 नाम मुझे लगता है कि ये 4 सेक्टर्स में काफी हद तक अभी भी यहां से पैसा बन सकता है। कंजम्पशन पर तो आप लगातार बुलिश रहे हैं और इन स्टॉक्स पर गहरी पकड़ भी है। कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आपको लगता है कि दूर रहना चाहिए? वैसे तो आपने कहा है कि जो एक्सपोर्ट वाले हैं वहां नहीं, इसके अलावा जैसे मेटल, आईटी वगैरह कोई? आईटी डेफिनेटली आनंद जी, यहाँ से भी मुझे लगता है कि टीसीएस आई थिंक इज कमिंग 1 year फॉरवर्ड इवन ऑन आवर नंबर्स एट अबाउट 25-26 टाइम्स। इन्फोसिस कुछ 21-22 टाइम पे है। मुझे लगता है अनिल जी क्या हो जाएगा कि ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो जिक्र करते हैं ये कंपनीज, आई थिंक इनको रेवेन्यू में तब्दील होना थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि आई थिंक ये थोड़े पुशबैक हो जाएंगे, क्योंकि मोटा मोटी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो आते हैं अनिल जी वो बीएफएसआई से आते हैं। Almost 50-60% में, in some cases even 70% of the revenues of most of the IT companies comes from US and Europe. और उनके सब सेक्टर में BFSI आई थिंक ऑलमोस्ट 30-40% कंट्रीब्यूट करता है। तो आई थिंक जो कि टीसीबी अनाउंस हो चुका है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पर हो सकता है कि आप उसको 1-1.5 साल से डिफर कर दें और वो रेवेन्यू में तब्दील ना हो। ऊपर से मैं सुन रहा था कि आप सैलरीज की बात कर रहे थे, हालांकि आप महारत्न और नवरत्न की बात कर रहे थे, लेकिन आई थिंक आईटी सेक्टर में भी जो मून लाइटिंग की बात हो रही है अभी, मुझे लगता है कि एक वेजेस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ सकता है। तो अगर आपका रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी थोड़ा नीचे आ जाए और कॉस्ट ऊपर चला जाए तो एक मार्जिन प्रेशर भी आ जाता है कंपनी में। तो आई थिंक आईटी से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा मैं। आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द ओनली सेक्टर आई विल बी प्रोबेबली न्यूट्रल टू अंडरवेट। आई थिंक बैंकिंग इज अनदर सेक्टर अनिल जी, जो मैंने पहले जिक्र नहीं किया था। आई थिंक द वन लार्ज कैप टू लार्ज कैप शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स कुड बी आईटी टू बैंकिंग, और बैंकिंग में मैं इंश्योरेंस को भी ऐड कर दूंगा क्योंकि काफी लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो आई थिंक आईटी वुड बी द ओनली सेक्टर राइट नाउ जहां पे मैं कहूंगा कि आप न्यूट्रल टू अंडरवेट रह सकते हैं। और अगर आपने वहां पैसा डाला है एंड यू वांट टू स्विच इट ऑन अ लाइक टू लाइक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो आप बैंकिंग में जरूर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए आईटी सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर में शिफ्ट होने की बात है। कई सारे दिग्गज स्टॉक्स का आपने नाम भी लिया, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है। कोई 2-3 अच्छे मिड कैप स्टॉक्स जो आपको पसंद हो? अनिल जी, आपको याद होगा जब पिछले साल दिवाली और दिसंबर के बीच में हमारी बात हो रही थी, मैं 3 स्टॉक्स का बार बार जिक्र करता था, इंडियन होटल्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और आइनॉक्स। इन तीनों ने बहुत ही भयंकर रिटर्न्स दिए। आई वुड सजेस्ट कि मैं यहां से भी काफी हद तक इन तीनों नाम पे बुलिश हूं, लेकिन अगर आपका पैसा बन गया है आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मुझे आपको 3 नए नाम देने हैं इन तीनों को छोड़ के, तो आई थिंक एक होगा ब्रिटानिया जो लार्ज कैप स्पेस में होगा, एक होगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ब्रिटानिया का मुझे लगता है कि क्योंकि काफी हद तक कॉस्ट प्रेशर्स नीचे आ गए हैं, मुझे लगता है अगले 2-3 साल में ये अपना बॉटम लाइन 18 से 20% के सीएजीआर पर ग्रो कर सकते हैं। और कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द 40% रिटर्न रेशियोज ब्रैकेट, तो 40% प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। और मुझे लगता है कि आई थिंक ऑलमोस्ट 38 या 40 टाइम्स 1 year फॉरवर्ड पे आ रहा है, तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एसबीआई लाइफ की बात करें, अगेन कंपनी कमिंग टू यू एट अबाउट 2 times प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी 18 से 20% है। अभी भी एचडीएफसी लाइफ के मुकाबले इनका वैल्यूएशन काफी हद तक डिस्काउंट पे चल रहा है और रेगुलेशंस काफी हद तक चेंज हो रहे हैं। तो आई थिंक एसबीआई लाइफ एक दूसरा नाम होगा। तो 2 लार्ज कैप नाम्स हो गए। और अगर मुझे मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स की तरह मैं अगर देखूं, तो मैं नवीन फ्लोरिन कहूंगा अनिल जी, क्योंकि वो क्रैम स्पेस में काफी हद तक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल में अगर ये बिजनेस स्केल अप हो गया तो इनका मार्जिन ट्रेजेक्ट्री और प्रॉफिट ट्रेजेक्ट्री बहुत ही अलग हो सकता है। तो फ्लोरिनेशन स्पेस में तो है ही, लेकिन आई थिंक ये जो क्रैम्स की अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत कम स्पेशलिटी कंपनीज ने इंडिया में पैसा लगाया है, आर&डी की है, ये पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में इसका फ्रूट आ सकता है। तो ये 3 फ्रेश नाम में मेरे जहन में आ रहे हैं जहां पे मुझे लगता है कि रीजनेबल पोर्टफोलियो एलोकेशन हो सकता है। दीज आर ऑल मार्केट लीडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स, और मुझे लगता है कि यहाँ से कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में ये 3 नाम हो सकते हैं। बिल्कुल, तो परफेक्ट। ये 3 स्टॉक्स हैं अभी जहां पर आप फोकस कर सकते हैं, और बाकी तो जैसा राहुल ने अभी याद दिलाई दिया, पिछली बार दिवाली पे जो 3 स्टॉक दिए थे, बिल्कुल हम
अब दिवाली पे छोड़ेंगे नहीं वापस लेंगे, तो बिल्कुल लेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल तैयारी है, फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्दी और आपसे कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज और मार्केट के डायरेक्शन के बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल समय देने के लिए और आज हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।